हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा हमारे मदरबोर्ड के अलावा जो हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो सपोर्टिंग कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क है, रैम है और प्रोसेसर है। तो मैं आज तीन मेनली इनके मेन पार्ट्स के बारे में बात करूंगा और इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि किस किस कैटेगरीज़ की होती हैं, कितनी मेमोरी होती हैं, किन चीज़ों को देखना पड़ता है कि उसमें ये क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे रैम है तो रैम के अंदर क्या क्या इसकी स्पेक्स होती हैं। हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क की क्या स्पेक्स होती है। प्रोसेसर है हमारे पास तो प्रोसेसर की क्या स्पेक्स होती हैं और किस तरीके से इसको चेक किया जाता है, किस तरह से इसको वेरीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है रैम के बारे में बताऊंगा कि रैम हमारे पास जो है अगर DDR2 का जैसे बोर्ड है हमारे पास, अब चिपसेट जो है हमारे पास Q35 इस तरह से Q45 तक के चलती हैं। DDR2 में, Q45 में तो DDR3 की आ जाती है बोर्ड कैटेगरी, पर Q35 और ये जो चिपसेट होती है इसकी भी मैं वीडियो एक बनाऊंगा कि चिपसेट क्या कहलाता है और किस तरीके से चिपसेट में होता है। अभी मेन तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे जो सपोर्टिंग होते हैं, हार्ड डिस्क, रैम और प्रोसेसर। तो सबसे पहले मैं रैम के बारे में बात करूँगा। रैम में हमारे पास ये देखें, ये रैम है, आपको यहाँ से मैं दिखाऊँ, ये रैम है हमारे पास DDR2 की। इसमें देखें सिंपल सा, ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है ये कंपनी का नेम लिखा हुआ है। ये इसमें सैमसंग और इन्फिनिक्स, ये अलग अलग इसमें कोरिया और इस तरह के आते हैं। इसमें सबसे अच्छी जो है सैमसंग की ज़्यादातर चलती हैं। तो सैमसंग की ये कि कम जल्दी ख़राब होती हैं और सॉरी, सैमसंग की जो है ज़्यादा अच्छी से चलती हैं। तो सैमसंग अच्छा ब्रांड है इसमें। अब देखें सबसे पहले जो है इसके अंदर इसके कंपनी नेम लिखा हुआ है। इसके बाद इसकी जो है 1 GB, ये इसकी कैपेसिटी है, इसकी स्पीड जी 1 GB, 2 GB, 4 GB। DDR2 के अंदर जो है हमारे पास 512, फिर उसके बाद 1 GB, फिर उसके बाद 2 GB। 4 GB बहुत कम आती है और बहुत कम ही आई है। 2 GB तक की ये ज़्यादातर आती रहेंगी हैं। अब इसके अंदर दूसरा जो है, अब देखें PC2, ये इसकी नेम जो है ना, इसके साथ जो है PC2 कहलाती है। ये PC2 के अंदर है। PC2 की एक मतलब समझ लें, PC2 जो है इसकी मॉडल नंबर नहीं होता PC1, तो PC2 है ये। आगे देखेंगे जब मैं आपको लैपटॉप वगैरह की दिखाऊंगा या किसी और में, तो उसमें PCL3 आती है। तो वो इसके अंदर ये लिखा हुआ है PC2। इसमें इतना ज़्यादा मेनली इतना काम करने के लिए, फिर उसके बाद जो है ये आता है इसका मॉडल 6400U। ये इसके बाद फिर इसका मॉडल आ गया। अच्छा, इसके बाद वाला जो है वो मेन है। मतलब मेन से मुराद ये है कि ये चीज़ आपको ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको देखना है कि बस स्पीड कैसी है। आपने मेमोरी स्पीड देख ली कि भाई मेमोरी कितनी है, 1 GB, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो देखनी होती है वो देखनी होती है इसकी बस स्पीड। बस स्पीड समझ लें ऐसा है कि आप इसको इस तरह से मिसाल में ले सकते हैं कि एक बस है हमारे पास, जो हमारा रूट जो है बहुत तेज़ी, चाइना वाली वो जो अभी की बसें आई हैं बहुत अच्छी वाली, वो है जो बहुत तेज़ी से चलती हैं। और पहले वाली जो होती थी, वो पुरानी वाली जो बसेस होती थी, वो ज़रा स्लो होती थी। आप उसके अंदर सफ़र में जाएं तो आपको वो ज़्यादा जल्दी से पहुंचाएंगी और ये कम जाएगी। तो डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड के अंदर बस का बहुत इसमें ज़रूरी होता है कि बस स्पीड उसकी कैसी है। तो ये 666 की है। इसमें 555 भी आता है, 44, 444 भी आता है। तो ये अभी सबसे हाई जो है 666 वाली है इसकी DDR2 के अंदर। तो ये बस स्पीड आपको ज़रूरी चेक करनी होती है कि इसके अंदर बस स्पीड है। अच्छा, इसके अंदर जो इसका नोच होता है, नोच जो है सेंटर में होता है इसका। अच्छा, आप देखें, मैं आपको तीनों की दिखा देता हूँ। ये DDR3 की है, ठीक है। अब इसका देख लें आप, इसका नोच साइड इस तरफ है, लेफ़्ट साइड पे मेरे यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसका DDR2 का, DDR3 का इसी तरह से देखें, ये है DDR4। इसकी नोच साइड देखें आप कहाँ पर है, इसकी DDR2 से थोड़ा सा आगे है, सही है ना। ये इन सब की पहचान है कि आपने DDR2 की रैम की पहचान कैसे करनी है, 3 की कैसे करनी है, 4 की कैसे करनी है। तो ये मैंने आपको इसमें बताया कि बस स्पीड इन सब चीज़ों में। तो इसी तरह से आप, ये DDR3 की है रैम, इसके अंदर भी देखें। अब ये 4 GB इसके अंदर शुरू में आ रहा है लिखा हुआ, ये इसकी स्पीड है। फिर PC3, ये थी PC2, DDR2 में आ गई। ये PC3 DDR3 में आ गई।
अच्छा, इसी के अंदर बस स्पीड जो है जैसे 666 थी तो 666 से ऊपर चली गई है, 8500 कुछ समथिंग आती है। उसके बाद उस स्पीड, बस स्पीड का ही तो फ़र्क आता है। और उसके बाद आपकी आती है 164 कुछ इस तरह से आता है। फिर उसके बाद 12800 ये वाली जो है सबसे ज़्यादा हाई स्पीड है 4GB के अंदर। ठीक है, ये सैमसंग कंपनी में मेड इन कोरिया, कोरिया के अंदर बनी होती है ये। वहाँ पे उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है कि किस तरीके से इसका सारी आईसी वगैरह वहीं पे बन के इस तरह से फिर आती हैं। अब ये हमारे पास DDR4 की ये लेटेस्ट ज़्यादातर आपको मिलेगी। इसके अंदर भी देखें पीछे इसकी कंपनी लिखी हुई है, इसकी मेमोरी स्पीड लिखी हुई है। फिर इसके बाद आपकी बस स्पीड सबसे ज़्यादा होगी PC4 का मतलब ये हो गया DDR4 में आ गई है। तो आपको DDR4 की कैसे पहचान करनी होगी कि यहाँ पे देखना होगा PC4 लिखा हुआ है ये, और मेमोरी स्पीड तो आपको पता लग जाएगी, और बस स्पीड यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये आपको बस स्पीड यहाँ पे आपको बता रही है कि इसकी बस स्पीड कितनी है। HP का इसमें वो लगा हुआ है स्टिकर। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से रैम की कैटेगरी जो है अलग अलग इस तरह से आ जाती है। अब रैम की अगर रिपेयरिंग के हवाले से बात की जाए कि रैम को रिपेयर किस तरीके से करा जाता है, या रैम रिपेयर होती भी है कि नहीं होती। रैम बहुत कमोबेश होती है रैम, क्योंकि देखें ये जब मैन्युफैक्चर होती है तो इसमें ज़्यादातर जो रोल होता है ना वो होता है इनकी आईसीज़ का। ये मेन चिप्स, ये जो आपको दिख रही हैं ये मेन चिप्स हैं, इन मेन चिप्स का ही सारा रोल है, सही है ना। उसके बाद जो आती हैं, अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो इसकी रेजिस्टेंस, ये जो ये लगी हुई है यहाँ पे, ये छोटे छोटे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये रेजिस्टेंस हैं, सही है। ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती हैं तब भी ये नहीं आ रही होता, आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा होता और ये चल नहीं रही होती हैं। इनके अंदर ज़्यादातर अगर आप चेकिंग करना चाहें तो इसके अंदर यही होता है कि आपकी इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी होती है कि आपको रेजिस्टेंस इसके अंदर कितनी स्पीड दे रही है, मतलब कितना आपके वैल्यू आ रही है। अब वैल्यू भी अलग अलग होती है, इसमें देखेंगे तो आप गौर फिक्र करेंगे तो इसमें देखें ये है 150 इसकी। अब 150 को अगर चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे मल्टीमीटर में इसको यहाँ रखेंगे, ओम्स में होती है ये, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो जानते हैं उसके अंदर 0.028। तो ये ओम्स में भी चेक कर सकते हैं, और आप कंटिन्यूटी पे रख के भी आप इसको चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी बन रही है। तो वैल्यू को चेक करने का यही तरीका होता है कि आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी रैम की जो जिस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, और इसमें किस तरीके से इसकी चेकिंग होती है, और इसकी कैटेगरी किस तरीके, प्रोसेसर वगैरह किस तरीके से आपको चेक करा जाता है। अब प्रोसेसर की क्या कैटेगरीज होती हैं। प्रोसेसर में देखें यहाँ पे आपके सामने शायद शो हो रहा हो, हाँ ठीक है। अब इसमें देखें ये जो है कोर 2 क्वाड, इंटेल कोर 2 क्वाड, और इसमें लिखा हुआ है 2.4, और यहाँ लिखा हुआ है 8 MB। ये 8 MB जो है इसकी कैशे मेमोरी होती है। अब कैशे मेमोरी क्या चीज़ होती है ये मैं आपको अभी इसमें इस तरीके से बताऊं कि एक होती है हमारी जैसे माइंड की या दिमाग की भी हमारी जो है ना एक बहुत जल्दी मेमोरी होती है जो रिकॉलिंग कर लेती है। जैसे कि अगर हम अभी वर्किंग में काम कर रहे हैं, अभी हमसे कोई एक काम हुआ 2 मिनट पहले का, और हमसे अभी कोई उसको रिकॉल करवाए या किसी तरीके से पूछवाए, तो हमारे पास एक कैश मेमोरी होती है हमारी। तो वो कैश मेमोरी सबसे अच्छी जिसकी होती है तो उसको बोलते हैं अच्छे पर्सन में शामिल होता है वो। तो इसी तरह प्रोसेसर में भी ऐसी कैटेगरी होती है कि जिसकी कैशे मेमोरी जो है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कैशे मेमोरी 4 MB है और आप का प्रोसेसर हाई है, तो वो जब काम करेगा तो वो जो इमीडिएटली मल्टीटास्किंग वाले जो काम होते हैं ना उसके अंदर वो लैगिंग करेगा। अगर आपने कैश मेमोरी वाले जो है इसकी कैशे मेमोरी जो होती है इसकी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। 2.4 है और 3 गीगा नहीं है ये जो है इसका गीगाहर्ट्ज़ में प्रोसेसर की स्पीड है। कैशे मेमोरी 8 MB है या 12 MB होती तो इसी तरह ये ज़्यादा उसमें जाता। तो ये कोर 2 में था। अब इसी तरीके से चेक होता है। अगर आपको प्रोसेसर चेक करना है तो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है सारी चीज़ों के बारे में। बाकी आप अपना विंडोज़ में जब होते हैं तो वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि उसका कौन सा मॉडल है, उसकी मेमोरी कितनी है। इसका भी एप्लीकेशंस आती हैं छोटी थर्ड पार्टी, तो वो उसमें आप चेक कर सकते हैं। बाकी फिजिकली आपको चेक करना है तो वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखें कोर 2 के हमारे पास हो गए। अब ये AMD में होता है, ये देखें AMD।
अच्छा, AMD के अंदर एक ये चीज़ होती है कि ये जैसे अब मेरे पास है ये पिनलेस है, ये पिनलेस है, पिन के बगैर है, ये पिनलेस है, और ये पिन वाले हैं, सही है ना, इसमें पिनें निकली हुई हैं आप देख सकते हैं, और ये सारी गोल्ड की होती हैं, ये सब पिनें इसकी बाहर निकली हुई हैं AMD की। अब हमारे पास जो इसके प्रोसेसर बनाने वाले जो है ना, 2 कंपनियाँ, एक इंटेल है और दूसरी AMD है। यही दोनों अपने साथ साथ चल रही हैं अपने, उसके अंदर कंपटीशन में जो सबसे आगे है वो इंटेल है, सही है, और सेकंड नंबर पे AMD आता है। कुछ चीज़ों में अभी AMD भी ऐसी चीज़ें बना रहा है जो गेमिंग के हवाले से कोई इस तरह की, तो वो AMD भी बराबरी पे आ रहा है, पर इंटेल का ज़्यादा मार्केट कैप्चर है और इसके सेकंड नंबर पे सिर्फ AMD है। तो 2 ही कंपनीज है हमारे पास जो काम करने वाली है, एक AMD है और एक इंटेल है, तो ये आपको याद रखना है, सही है ना। अच्छा, इसी तरह जब हम देखें आई सीरीज़ में जाते हैं तो आई सीरीज़ की किस तरीके का प्रोसेसर होते हैं ये देख सकते हैं आप। आई सीरीज़ में इस तरीके के प्रोसेसर मिलेंगे। ये प्रोसेसर है कोर i7 आपका 2.8 इसका वो है गीगाहर्ट्ज़ इसकी स्पीड है और 8 MB इसमें कैश है। तो ये इसमें दिख रहा फर्स्ट जनरेशन है ये। इसी तरह से आप ये देखें, ये कोर i3। अच्छा, इसके अंदर i3 फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कैसे देखते हैं ये भी मैं आपको अभी इसी में बता दूं, ताकि आपको जो है इसमें आ जाएगा। देखिए, ये जो होती है ना, ये फर्स्ट जनरेशन है, यहाँ से 540 इसमें लिखा हुआ 3 डिजिट से, सही है। 3 डिजिट से ज़्यादा वाले होंगे और उसमें 2 सबसे पहले आ रहा होगा तो वो सेकंड जनरेशन, 3 पहले आ रहा होगा थर्ड जनरेशन, 4 पहले आ रहा होगा फोर्थ जनरेशन, 6 पहले आ रहा होगा 6 जनरेशन, 7 पहले आ रहा होगा 7 जनरेशन, 8 पहले आ रहा होगा। इसी तरह से जो नंबर सबसे पहले आ रहा है प्रोसेसर के मॉडल नंबर के अंदर, वही जनरेशन कहलाती है। जनरेशन चेक करने का यही तरीका। तो ये सब प्रोसेसर हो गए आपके जो प्रोसेसर आते हैं, और इसमें ज़्यादातर जो है बहुत कम ही रिपेयर होते हैं, बहुत ज़्यादातर इसको चेंज ही करना पड़ता है, इसमें यही है। और इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। अब आते हैं हम हार्ड डिस्क पे सीधे। अब हार्ड डिस्क जो है हमारे पास ये साटा है, ये देख सकते हैं, ये साटा में हमारे पास अभी साटा में हार्ड ड्राइव चल रही हैं जो आपका डाटा रखती थी, अभी भी चल रही हैं, पर अब ज़्यादातर SSD आ गई हैं। ये देख सकते हैं मेरे पास अब ये SSD है इस तरह से। और अब आजकल जो ज़्यादातर PC में चल रही होती है वो डेस्कटॉप PC में भी आपकी यही SSD चल रही होती है, लैपटॉप में भी इसी को लग करते हैं। इसी तरह की SSD आती है और उसमें M2 वगैरह आ जाती हैं, वो एडवांस हो जाती है, पर SSD आपको ये डेस्कटॉप PC में भी बहुत मिलेंगी। तो इसको आप देख लें कि ये SSD है और ये साटा में SSD है, ये अभी भी रखी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि डाटा आपके पास बहुत ज़्यादा होता है तो वो SSD के अंदर तो रखना बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा रखने के अंदर इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है और इसकी कॉस्ट कम पड़ती है आप डाटा रखने के अंदर जो 1 TB की लेंगे ये, और इसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, तो इसको भी आपको चलाना पड़ता है बहुत सारा डाटा रखने के लिए। तो ये आपको मिलेगी एक जगह और एक जगह आपको ये मिलेगी। इसमें विंडो कैरी करने के अंदर अच्छा होता है कि आपने 128 GB की आपने एक या 256 GB की आपने विंडो कैरी करने के लिए SSD ज़रूरी लगानी होती है, ताकि स्पीड जो है इन्हांस होती रहे। तो अब इसमें देखें, इसमें ये होता है कि इसमें जो रिपेयरिंग वाला जो सेक्शन है ना, वो ये है कि हमारे पास ये जो है ना, हमारे पास ये कार्ड है, ये कार्ड यहाँ पे अटैच हुआ हुआ था इसके साथ। जब हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये इस अंदर के मैकेनिज़्म को जो रीड राइट जो कुछ भी करवा रहा होता है, ये कार्ड करवा होता है, PCB हमारा कार्ड होता है। इसमें कनेक्टर है और ये सब है, और कुछ ICs वगैरह लगी होती हैं, ये मेमोरी ICs वगैरह लगी होती हैं। ये सब अगर डैमेज हो जाती हैं, किसी तरह से हो जाती हैं, तो ये रिपेयर हो सकती हैं, क्योंकि आपने हार्ड ड्राइव लगाई है और हार्ड ड्राइव के अंदर आपके डिटेक्शन नहीं आ रही है। अगर डिटेक्शन नहीं आ रही तो आपको ये कार्ड रिपेयर करना पड़ता है ज़्यादातर। अगर आपकी हार्ड ड्राइव अंदर से सेट है, सही तरीके से चल रही है, तो आप इसको रिपेयर करके आप अपनी हार्ड ड्राइव ऑन कर सकते हैं। तो मेनली सारा जितनी भी रिपेयरिंग का काम होता है वो इस कार्ड में होता है। इस कार्ड की सर्विस कर लें आप। इस कार्ड की कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगा इस तरह की जो रिपेयरिंग वाली होंगी, जो लाइव होंगी, तो उसको मैं बना के आपके सामने अपलोड करके दूंगा, ताकि आपको भी पता लगेगा कि इसके अंदर इसको रिपेयर किस तरीके से करा जाता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। ये 100% सोल्यूशन वाली नहीं होती है, ज़्यादातर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये अब बायोस IC है, ये इसकी
होता ये है कि इसके अंदर आपकी, अब आपका कार्ड ख़राब हो गया तो आपने सेम, ये वेस्टर्न डिजिटल की है WD की, तो इस हार्ड ड्राइव का सेम इसी तरह का कार्ड लेके उसको इसमें रिप्लेस करना होता है, और रिप्लेस करके इसकी जो मेन ये जो IC है जो इसके अंदर बायोस की तरह काम करती है, वो IC उसके अंदर लगा देते हैं। तो आपका डाटा यहाँ पे डिटेक्शन में आ जाएगा। कभी भी हार्ड ड्राइव को अगर रिपेयर करना है ना, हार्ड ड्राइव को रिपेयर करने के ऐसे तरीका होता है कि सॉफ्टवेयर से होता है कुछ, और कुछ हार्डवेयर से होता है। अगर आपकी हार्ड ड्राइव बिल्कुल डेड हुई हुई है, डिटेक्शन नहीं आ रही, बिल्कुल स्पिन नहीं कर रही है, अंदर का प्लेटर नहीं चला रही है, कुछ भी नहीं चला रही, तो आपका ये कि कार्ड ख़राब हो सकता है ज़्यादातर। अच्छा, कभी ऐसा होता है डिटेक्शन आ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल हैंग कर रहा है और बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है, तो आपको फिर वो अलग तरीके से उसको रिपेयर करने की जरूरत है। जो ईजी वे है ना इसका कार्ड का तरीका होता है कि आप कार्ड को रिप्लेस करें इसी के सेम उसमें मॉडल में, और इसकी बायोस उसमें ट्रांसफ़र करें निकाल के, और आपको सारा डेटा वैसे ही मिल जाता है। इसकी रिपेयरिंग का काम इसी तरीके से, अगर आपको रिपेयरिंग इसकी हार्ड ड्राइव कोई बोले कि भाई रिपेयर करना है, तो इसी तरीके से आपको इस तरह का कार्ड चाहिए होगा मेन, वो कार्ड इसके अंदर रिप्लेस करना होगा, इसी तरीके से सेम दूसरा कार्ड लगा के इसमें लगा दें और इसकी बायोस जो है इसकी ज़रूरी कर दें। हार्ड ड्राइव में सिर्फ इतना ही काम होता है, इससे ज़्यादा का काम जो अगर आपकी रिपेयरिंग का होता है तो आपको बहुत एक्सपर्ट जो लेवल पे जो हार्ड ड्राइव का काम करते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको सारी 3 चीज़ों के बारे में आज की उसमें ट्यूटोरियल में बता दिया, समझ लें कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और इनमें क्या क्या काम करने वाले होते हैं, किस तरह से चेकिंग होती है। ऊपर लेवल के सरफेस लेवल पे बताइए, डीपली तो आप इसको खुद भी स्टडी करेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको और क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कमेंट्स का आपका जवाब ज़रूर दूंगा। आप कमेंट्स करें इसमें से, अगर कोई आपको इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन लगी हो, कोई सवाल आपके लिए हो जहन में आए कि यार ये इसको किस तरीके से करते हैं, तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं मुझे और मैं आपको इसका आंसर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।